हाँ भाई फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम नीट 2026 एग्जाम के लिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर के 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा इस बार एग्जामिनर कौन सी रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, या नीट 2026 में एनसीईआरटी के किस पॉइंट से एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करवा सकता है। और साथ में मैं आपको एग्जाम सोल्व करने की अप्रोच भी सिखाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में किस क्वेश्चन को करना है, और थर्ड अटेम्प्ट तक कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिनको आपको लास्ट तक लेके जाना है। ठीक है भाई, तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट में हाइड्रोकार्बन टेस्ट के सॉल्यूशंस। जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 9th, 11th, 12th, 15th, 19th, 22nd, 25th, 34th, 35th, 36th, 37th, 39th, 40th, 41st एंड 43rd क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपको दोबारा से इस टेस्ट को रिवाइज करना है बट पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, तो आप एटलीस्ट एक बार ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करें, और इनमें जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व ना हो या जो मिस्टेक हो जाए उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक, करें फिर स्टार्ट। देखो, टेस्ट में जब भी मैं आपको कहीं पे ये सिखाता हूं कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ये मिस्टेक करवा सकता है, या एनसीईआरटी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, अगर आपको याद ना हो या आपसे मिस्टेक हो गया हो या आपको ऐसा लगे कि आप भूल सकते हैं, उसको अलग से कॉपी में नोट कर लिया करो, ताकि एग्जाम से पहले लास्ट टाइम पे आप उन सारे पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर सको। फिर जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए वो क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। करें भाई स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। The alkyl halide reacts with sodium in dry ether to form 4,5-diethyloctane. The compound X is। देखो भाई, ये X कंपाउंड है एक, जो क्या करता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बनाता क्या है, ये लिखा है इसने 4,5-डाईइथाइलोक्टेन। डाईमिथाइल नहीं है, डाईइथाइल है, ध्यान देना। ठीक, ये आपका फोर्थ कार्बन, इस पे इथाइल लगा, ये फिर आपका फिफ्थ कार्बन, इस पे भी इथाइल लगा है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सही से लिखता हूं। ये हो गया 4 पे और ये हो गया 5th पे इथाइल, है ना। और ये पूरे 8 कार्बन कर दो, 6, 7, 8, ये बन रहा है। आप जानते हैं भाई, ये वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल है, और वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सेम मोल अल्काइल हैलाइड के रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। तो एल्केन जब जो बनी है फाइनल प्रोडक्ट, उसको अगर बीच में से तोड़ दें, इधर वाला पार्ट और उधर वाला पार्ट सेम है, तो ये जो पार्ट बचा, जो आधा पार्ट आपने किया है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये वाला, इसके यहां वैलेंसी फ्री हुई है तोड़ने पे, तो यहां हैलोजन लगा दो, ये आपका एल्काइल हैलाइड रहा है। अब एल्काइल हैलाइड में क्लोरीन ब्रोमीन जो लगा रखा है वो आ जाएगा, ये आ गया यहां पे ब्रोमीन। अब देख लो कौन सा आंसर है। पहला तो नहीं है क्योंकि इसमें स्टेट चेंज कर दिया, दूसरा भी नहीं है। ठीक, और तीसरे की अगर हम बात करें, इसमें इसने क्या किया है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे लगा दिया, जबकि इसमें वो थर्ड कार्बन पे था। ये आपका आंसर सही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 1, 2, 3, 3 पे ब्रोमो, 4, 5, 6, 3 ब्रोमो हेक्सेन, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये तो फिर भी इसने सीधा आंसर दे दिया, इसको ना बल्कि आईयूपीएसी नेम वगैरह ऐसे पूछना चाहिए था। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 4, आंसर इज 4। और ये पहले अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन मान लो, पहले अटेम्प्ट के क्वेश्चन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडीन एंड N-propyl iodine is subjected to Woods reaction. The hydrocarbon which will not be formed. देखो, वैसे तो वुड्स रिएक्शन होती है, क्रॉस वुड्स नहीं कराते, फिर भी बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे इसमें दे दिया, 2 डिफरेंट मोल ले लिए, एक तो इथाइल आयोडाइड का लिया है ना,
इथाइल आयोडाइड, और ये आयोडीन लिख रखा है, इथाइल आयोडाइड आना चाहिए ना, आयोडाइड, यहां भी आयोडाइड आएगा, ठीक, प्लस एन प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक, इसकी रिएक्शन कराएगी सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा, देखो इसका सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा, इसका सेल्फ बनेगा, इन दोनों का क्रॉस बनेगा। इथाइल आयोडाइड का सेल्फ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक, और एन प्रोपाइल आयोडाइड का, भाई एन प्रोपाइल के साथ जुड़ के हायर एल्केन बनाएगा, तो ये एन हेक्सेन हो जाएगा, और इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा एन पेंटेन, ठीक, ये बन गए तीनों। अब देख लो कौन सा नहीं बन रहा, ब्यूटेन बन रहा है बिल्कुल, पेंटेन भी बन रहा है, हेक्सेन भी बन रहा है, प्रोपेन नहीं बनेगा, आंसर 2 आ जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर वेट चेक किया करो। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर चेक करें, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये आपका 5 कार्बन का एल्केन है C5H12, ये 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये भी 5 कार्बन का है C5H12, और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये 4 कार्बन का है C4H10, और एन पेंटेन ये भी आपका 5 कार्बन का है। तो इसने लोवेस्ट पूछा है, भाई जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन उनका ज्यादा होगा ना, ठीक, तो 4 वाले का सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, तो सेकंड आंसर आ गया, आंसर 2, इजी क्वेश्चन। और इनमें अगर आपसे कंपेयर करवाए ना बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा होगा जिसकी ब्रांचिंग सबसे कम है, यानी एन पेंटेन का, उससे कम होगा 2 मिथाइल पेंटेन का, 1 का, उससे कम 3 का, और सबसे कम 2 का। ये ऑर्डर आ जाएगा इसका, कर लेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एन एल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो फोटोकेमिकल है मतलब जैसे आप क्या करते हो, RH की रिएक्शन कराते हो किसके साथ, हैलोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो बनता है ना RH, RX और HX, ये क्या है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये हमने कहां पढ़ी है, ये आपने GOC2 में पढ़ी, आंसर इज 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन टुवर्ड द मीथेन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। देखो मीथेन के साथ जब आप किसी हैलोजन की रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या होगा, ये आपकी आएगा मिथाइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस HX बन जाएगा, ये FRSR है। अब FRSR में जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स होती है, रिएक्टिविटी जो एल्केन की होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होती है, ठीक। यानी टर्सरी हाइड्रोजन जहां पे होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, उस सेकेंडरी की उससे कम, प्राइमरी की उससे कम। लेकिन हैलोजन्स की अगर पूछी है तो हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमेशा फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव होता है, F2 से कम Cl2 से कम Br2 और सबसे कम I2। बोलो कौन सा आंसर आया, आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एरोमेटाइजेशन ऑफ एन हेप्टेन बाय पासिंग ओवर Al2O3 प्लस Cr2O3 कैटालिस्ट एट 773 केल्विन। देखो अगर एन हेक्सेन आपको दे दे, ये एनसीईआरटी में है आपके, एन हेक्सेन को वो एरोमेटाइज करता है Al2O3 प्लस Cr2O3, है ना, एट 773 केल्विन, कैटालिस्ट और टेम्परेचर ये याद होना चाहिए। तो बेंजीन बन जाता है, और वहीं उसकी जगह पे जैसे इसने बोला क्या, एन हेक्सेन, अगर एन हेप्टेन बोला इसने, एन हेप्टेन अगर हम लेंगे तो एन हेप्टेन से 7 कार्बन वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका टोलिन। इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, वैसे तो सबको याद रहती है, आसान सी रिएक्शन एनसीईआरटी में है, इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इवन टेम्परेचर भी ध्यान रखना क्योंकि एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। तो इसने ना आपको एन हेक्सेन का नहीं पूछा, तो आंसर आपका टोलिन आएगा। कहीं सोचो सर ने बेंजीन और टोलिन दोनों बना दिया तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, है ना, ध्यान देना। मैं तो ऐसे बता रहा था ये दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में, तो टोलिन आंसर आ जाएगा इसका, ठीक, कर लेंगे, आंसर इज 3। और ये भी इजी क्वेश्चन है फर्स्ट अटेम्प्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये इथाइल ये है एल्केन एन ब्यूटेन, कैटालिस्ट के साथ आइसोब्यूटेन कर दिया, इसने आइसोमेराइजेशन किया है। और आइसोमेराइजेशन की जो रिएक्शन होती है आपने पढ़ी है, आपके एनसीईआरटी में है, AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Al2SO4 थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ HCl करते हैं। तो आंसर कौन सा जाएगा, Al2SO4 थ्राइस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करते हैं।
यानी यहां पे सोल्ट लेंगे और HCl की प्रेजेंस में, ठीक। या एल्यूमिनियम का सोल्ट लेते हैं, AlCl3 ले लो या Al2SO4 थ्राइस ले लो। AlCl3 लिया तो HCl लेंगे, Al2SO4 थ्राइस लिया है तो H2SO4 लेंगे। आंसर इज 2, इजी क्वेश्चन है, कर देंगे भाई। और एक ध्यान देना यहाँ पे, ये SN आएगा यहाँ पे ना, AN नहीं है, AN कुछ नहीं होता, ये SnCl2 है, SnCl2HCl, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 3,3-dimethyl butane to all is heated with concentrated sulfuric acid। देखो लिखो क्या है, ये है आपका ब्यूटेन टू ऑल, सेकंड कार्बन पे OH है और थर्ड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको बोल रहा है इसको H2SO4 के साथ ट्रीट करना है। सबसे पहले ये H+ देगा, H+ के केस में आपको पता है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, वाटर निकलेगा, जानते हो आप, ये रिएक्शन होगी पहले तो, ठीक। और इसमें फिर क्या हो जाएगा, यहां से पानी निकल जाएगा ये, ठीक। जैसे ही पानी निकलेगा ये कार्बोक्टेन बन जाएगा, और कार्बोक्टेन के बगल में आप क्या देख रहे हैं, क्वाटरनरी कार्बन है, तो उससे वहां पे क्या शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे मिथाइल जैसे ही रीअरेंज होगा तो ये बन जाएगा CH3 अब इसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और ऐसे कार्बन से निकलेगा ताकि मोस्ट स्टेबल एल्कीन बने। अगर यहां से निकालोगे तो उसके पास है ना, आपके एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम आएंगे, बट यहां से निकालोगे ना बहुत ज्यादा अल्फा एच आएंगे, 12 अल्फा एच आ जाएंगे। देखो ये बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। और इसका नेम क्या होगा, देखो इसने ना सिस ट्रांस भी दे रखे ऑप्शन में, भैया तो सिस ट्रांस तो आइसोमेरिज्म तो शो करता ही नहीं है, तो सीधा आंसर आएगा इसका तो 2 पे और 3 पे लगा मिथाइल, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये आंसर आ जाएगा। और आंसर कौन सा है, पहला है, आंसर इज फर्स्ट। ये इजी नहीं तो मीडियम बोल सकते हो, सेकंड टाइम का क्वेश्चन अगर आपको ऐसे बनाना पड़ता है, हालांकि इस क्वेश्चन को हम सिंपल दिमाग में भी सोल्व कर सकते हैं कि हाँ ये आंसर आएगा इसका, है ना, ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देगा। देखो बना के देख लेते हैं, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब है क्या हो जाए इसमें से, बोलो, इसमें से डिहाइड्रो हैलोजनेशन, सॉरी इसने डिहाइड्रोजनेशन लिख दिया, डिहाइड्रो हैलोजनेशन आना चाहिए। एक सेकंड ऑप्शन लिख के दिखाता हूं मैं आपको, फिर और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आपका नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक। और चौथा हमारा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो अब ये बोल रहा है कि इसकी एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओ। आपको पता ना एल्कोहलिक KOH का क्या करता है, HX को निकालेगा, यहां से Cl और ये H+ चला जाएगा, ये बन जाएगा ट्यूब्यूटेन, ट्रांस ट्यूब्यूटेन बनती है। अब इसमें से यहां से Cl तो चला जाएगा एल्कोहलिक KOH के साथ, लेकिन एसिडिक H कहां है, जो बीटा H कहां है, बीटा H नहीं है, तो इसमें डिहाइड्रो हैलोजनेशन नहीं होगा। इसने डिहाइड्रोजनेशन लिख दिया, यहां पे एक्चुअल में लिखा है डिहाइड्रो हैलोजनेशन। डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब होता है उसमें से HX का निकलना, H+ और X- का निकलना, तो ये यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरे में अल्कोहलिक KOH, यहां से Cl और यहां से H+, ये बन जाएगा आपको आइसोब्यूटेन। फिर यहां पे भी अल्कोहलिक KOH, यहां पे भी E2 रिएक्शन, ये Cl और ये H+, ठीक कर लेंगे। ये आंसर आ गया आपका सेकंड वाला। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन।
गुड क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा अलग पैटर्न का, ऐसा इस टाइप का आया नहीं आज तक, है ना। आंसर 2 आ गया। तो इसमें चारों चेक करने पड़े, तो आप इसको इजी से मीडियम तक लेके जा सकते हो, वैसे इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक, कर लेंगे भाई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट 10th, when 1 bromobutane is heated with alcoholic KOH, the major product obtained is 1 bromobutane, 1 bromobutane, इसको आपने क्या किया है, अल्कोहलिक KOH के साथ क्या कर दिया, हीट किया है। देखो जब भी हीट करेंगे SN2 रिएक्शन तो होगी नहीं ना, SN1 होती है, एलिमिनेशन होगी, और अल्कोहलिक KOH दिया तो ये तो E2 रिएक्शन देगा ना, तो यहां से H+ जाएगा, सॉरी यहां से Br जाएगा और यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो सीधा आपका 1 ब्यूटीन आंसर आ जाएगा। ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन। ठीक, इसमें इतना आपको सोचना ही नहीं क्योंकि हीट दे दी। ठीक, कहीं सोचो ये भी बनेगा, है ना, 1 ब्यूटीन बनेगा। आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। 10th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which one of the following alkene will react faster with H2 under catalytic dehydrogenation, catalytic hydrogenation conditions। देखो ये सारी एल्केन्स दे रखी है आपको भाई। अब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा भाई, सिंपल सी बात है, जिसके पास जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा होगी उसका कम होगा, यानी जो कम स्टेबल एल्कीन होगी उसका हाइड्रोजनेशन फास्ट हो जाएगा। अब इस एल्कीन में लगे हैं, अगर यहां पे स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन GOC1 में बढ़ गए हैं, है ना, इसमें 4 आपके एल्काइल ग्रुप लगे, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप लगे, इसमें 2 और इसमें भी 2, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी फर्स्ट वाली, उससे कम थर्ड वाली। अब इन दो में 2 लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, है ना, और एल्काइल ग्रुप सेम मतलब नंबर ऑफ अल्फा सेम ही रहा होगा, है ना, मतलब सेम रहेगा। ठीक, अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, जो अनसिमेट्रिक एल्कीन होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है। अनसिमेट्रिक कौन सी, ये वाली, ये ज्यादा स्टेबल होगी 4 वाली। ठीक, उससे कम स्टेबल होती है ट्रांस वाली, और उससे भी कम स्टेबल होती है सिस वाली, अगर सेम नंबर ऑफ अल्फा एच आ जाए। तो सेकंड वाली सबसे कम स्टेबल है, सेकंड वाली सबसे कम स्टेबल है, सो इट विल बी मोर रिएक्टिव। आंसर इज 2। ये भी आपका इजी या मीडियम या फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। 11th हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द एडिशन ऑफ HBr to propene in presence of peroxide, the first step involves the addition of। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आप लिख सकते हैं, नीट 2026 में आ सकता है। ठीक, और आ सकता है तो कैसे करेंगे, देखो, in the addition of HBr to propene in presence of peroxide, the first step involves the addition of। देखो जब हम प्रोपिन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ, मान लीजिए आपने ले लिया C6H5COO, ये O या ऐसे लिख लो इसको, C2O2, ये होता पेरोक्साइड, आपके एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है। तो ये होती है FrAr, और इसका मेजर प्रोडक्ट होता है एंटी मार्कोनिको से, यानी CH3CHBr लगेगा, ये CH3 प्लस CH3 CH2CH2Br, तो ये बनेगा मेजर और ये बनेगा आपका माइनर। ठीक, अब मैं पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको जो एनसीईआरटी में, ताकि आपका पूरा रिवाइज हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस बार आ सकता है। ठीक, मैकेनिज्म, सबसे पहले ये जो C6H5COO है, ये टूटता है फ्री रेडिकल में, क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज जहां होता है ना, तो पेरोक्साइड इजीली फ्री रेडिकल में टूट जाता है। तो ये बनेगा C6H5CO फ्री रेडिकल। अब ऑक्सीजन में फ्री रेडिकल, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ओड इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल नहीं होता, ये कार्बन से मदद मांगेगा, तो कार्बन अपना ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले आएगा और इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा और ये इस पे आ जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा ये C6H5 फ्री रेडिकल और प्लस CO2, तो ये इसके 2 मोल बनते चलेंगे यहां पे ऐसे, है ना, समझा। अब जो C6H5 है, ये C6H5
फ्री रेडिकल, ये HBr पे अटैक कर देता है। जैसे ही HBr पे अटैक करेगा तो इसको भी फ्री रेडिकल में तोड़ेगा और यहां पे इसको तोड़ने के बाद ये बना लेगा C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल। अब आप बोलेंगे सर जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो ब्रोमीन के साथ जुड़ा, हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड से ज्यादा होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, इसलिए उसने उसके साथ बॉन्ड बनाया और फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है ये प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगा, यहां पे जो ये पाई बॉन्ड है ये अब फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा, ऐसे ये ऐसे फ्री रेडिकल में टूटेगा और फ्री रेडिकल में जब टूटेगा तो एक कार्बन से तो ब्रोमीन लग जाएगा, मान लीजिए इससे लग गया ब्रोमीन, तो ये फ्री रेडिकल बन गया यहां पे। और फिर दूसरे केस में मान लीजिए कार्बन, फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन लगा तो यहां फ्री रेडिकल बनेगा, तो दो फ्री रेडिकल बन गए, ये प्राइमरी, तो ये क्या होगा लेस स्टेबल और ये क्या होगा मोर स्टेबल, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ये HBr के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं दोनों जगह, ठीक, तो क्या होगा यहां पे ये टूटेगा, ये जो है ये फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा, मतलब इस हाइड्रोजन के साथ, और Br फ्री रेडिकल जनरेट कर देगा क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन अच्छा बॉन्ड बनता है, ठीक, और फिर प्लस Br फ्री रेडिकल ये चेन रिएक्शन करता रहेगा, ठीक है, और यहां पे बनेगा आपका CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। Br फ्री रेडिकल नेक्स्ट प्रोपीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और मोर स्टेबल इंटरमीडिएट विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। समझ आ गया? तो एक तो आपसे ये पूछा था कि इसमें एंटी मार्कोनिको क्यों होता है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है और फ्री रेडिकल जिसमें ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, वो कम स्टेबल प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल विल गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट स्टेबल में प्रोडक्ट स्टेबल होगा। दूसरा उसने पूछा था कि एडिशन किसका हुआ पहले स्टेप में, या पहले स्टेप में एडिशन हो रहा है Br फ्री रेडिकल का, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको H प्लस Br माइनस H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल, आंसर क्या आ जाएगा 4, आंसर इज 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको इजी या मीडियम क्वेश्चन आप मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में, इजी क्वेश्चंस में पेपर में हमें थोड़ा वहां पे है ना याद करना पड़ता है, इजी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट आता है, ठीक, तो ये थोड़ा सा हल्का सा आपका 30-40 सेकंड ले सकता है सोचने में या लिख के देखने में। रिवाइज आपको इसलिए करा क्योंकि काफी टाइम से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है इस बार एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाए, और बड़े ही अच्छे से मैंने आपको क्लास में भी कराया था, क्लास नोट्स में भी आप देख सकते हैं, ठीक, क्लास में बड़ा डिटेल में पढ़ा था, ऐसे ही पूरा अच्छे से समझाया था, और जो बच्चे क्लास नोट्स में देखना चाहते हैं, ठीक, ये ऐसे ये पूरा NCERT का एज इट इज मैकेनिज्म मैंने आपको इन क्लास नोट्स में लिखवा रखा है। ये आपके कोटा क्लासरूम के नोट्स है, अमेज़न पे अवेलेबल है, इन नोट्स में ऐसे ही मैंने डिटेल में एक एक चीज पढ़ा रखी है, कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है, उस पे डॉक्टर पॉइंट या DR और आपका नेम लिखवा रखा है, या उनको ब्लू कलर से अलग से हाईलाइट करके दे रखा है, तो उनको जरूर अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा इसके बाद आएगा आपका 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पेरोक्साइड इफेक्ट ऑपरेट। देखो HF और HCl ये आपके EAR देंगे, FRAR नहीं देंगे, क्योंकि इनका फ्री रेडिकल जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। HBr का फ्री रेडिकल इजीली जनरेट कर सकते हैं, ये FRAR देगा इन प्रेजेंस ऑफ बोलो पर ऑक्साइड, ठीक, समझ आ। और दूसरा HI में फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, I फ्री रेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक होने की वजह से ये वापिस से I2 में चला जाता है, और ये भी EAR देगा और FRAR ये भी नहीं देता है, तो FRAR ओनली HBr देता है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा HCl तो देगा नहीं ना HI देगा, बच गए दो ऑप्शन, दोनों में HBr है, और पेरोक्साइड वो बोल रहा है पर ऑक्साइड इफेक्ट किसमें आएगा। पर ऑक्साइड इफेक्ट का मतलब है भाई एडिशन ऑफ, भाई इसमें होता है एंटी मार्कोनिको रूल,
एडिशन ऑफ नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br2 कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। वही तो परोक्साइड इफेक्ट है जो आपने अभी पीछे पढ़ा, दिस इज परोक्साइड इफेक्ट। ये परोक्साइड इफेक्ट है जो आपने इसको मायोक्रास इफेक्ट भी कहते हैं, परोक्साइड भी इफेक्ट भी कहते हैं, इसको एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो ये जो मेजर प्रोडक्ट बना दिस इज ड्यू टू परोक्साइड इफेक्ट। ठीक, अब देखो थर्ड ऑप्शन में दोनों कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, आप Br इस पे लगाओ या इस पे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं आएगा, परोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें परोक्साइड इफेक्ट काम करेगा क्योंकि एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, एक पे दो हाइड्रोजन। तो परोक्साइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराओगे तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका CH3CH2CH2CH2Br, है ना, ये एंटी मार्कोनिको है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, आंसर इज 2। कर देंगे भाई, आंसर इज 2, आंसर इज 2। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026 एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साइक्लोहेक्सिन रिएक्ट विद Br2 CCl4 टू फॉर्म। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। Br2 CCl4 क्या करेगा भाई, सीधा सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और यहाँ पे ना एंटी एडिशन होता है ना, एंटी एडिशन होता है, आप जानते हो Br2 ये जो हैलोजेंस होते हैं इनका एंटी एडिशन होता है। ऐसे ऐड करोगे ये Br तो दूसरे पे अपोजिट साइड से, तो ये बनेगा ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। ये आंसर आएगा आपका, बताओ कौन सा है, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। आंसर इज 2, और ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आराम से कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या पूछा गया है, हेक्स 1 इन रिएक्ट्स विद HBr in presence and absence of peroxide, the minor product obtains respectively are। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपका NCERT का इन टेक्स्ट एग्जाम्पल है, और एग्जामिनर चाहे तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपसे पूछ सकता है या थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है बताता हूं। देखो इसने क्या बोला है, हेक्स 1 इन, ये हेक्स 1 इन है, इसकी रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, HBr के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ, पहले बोला है प्रेजेंस, प्रेजेंस यानी परोक्साइड प्रेजेंट है, ये परोक्साइड प्रेजेंट है। ठीक, तो क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिको से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, और इसने मेजर नहीं पूछा, ध्यान दो यहाँ पे माइनर पूछा है। ठीक, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो तो ये हो गया मेजर, है ना, और माइनर क्या होगा, माइनर इसका 2 ब्रोमोहेक्सिन हो जाएगा, ये इसका माइनर प्रोडक्ट है। ठीक, नेक्स्ट केस में आपसे क्या पूछ रहा है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। इस बार यहां पे तो हुई FrAr, यहां पे पेरोक्साइड प्रेजेंट था, एंटी मार्कोनिको लगाया आपने। ठीक, लेकिन इस बार देखो सिर्फ HBr है, यहां पे पेरोक्साइड नहीं है, ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और मार्कोनिको रूल लगेगा, दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। ये इसका मेजर है, और इसका माइनर ये वाला बनेगा, ये वाला यहां पे लगा देंगे, है ना। ठीक, ये इसका माइनर होगा। तो उसने आपसे प्रोडक्ट जो पूछे हैं वो माइनर प्रोडक्ट पूछे हैं, तो पहले का क्या है, 2 ब्रोमोहेक्सिन, पहला क्या है 2 ब्रोमोहेक्सिन, और दूसरा क्या है 1 ब्रोमोहेक्सिन। तो प्रेजेंस में बना है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में 2 ब्रोमोहेक्सिन, 2 ब्रोमोहेक्सिन, और एब्सेंस में बना है 1 ब्रोमोहेक्सिन। कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। ध्यान देना, माइनर की बात कर रहा हूं, माइनर पूछा मैंने, कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में मेजर बताया होगा, 1 ब्रोमोहेक्सिन एंड 2 ब्रोमोहेक्सिन रिस्पेक्टिवली। नहीं, गलती कर दी आपने, आंसर इज 4। और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नीट 2026 में एग्जामिनर आपसे करवा सकता है, बोलो कोई डाउट है क्या। NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इजी सा, लेकिन उसमें मैंने छोटी सी मिस्टेक आपसे करवा ली। ऐसी मिस्टेक एग्जाम में हो सकती है, ध्यान देना इस बात का। क्वेश्चन आपका ये इजी माना जाएगा, इजी या मीडियम। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले इसके जो माइनर प्रोडक्ट बने एक दूसरे क्या है, पोजीशन आइसोमर, मेजर प्रोडक्ट भी एक दूसरे क्या है, ये पोजीशन आइसोमर। कर लेंगे, मैंने क्लास में भी करवाया था, आप चाहें तो अपने नोट्स में इस बुक में चेक कर सकते हैं,
जो आपकी नोट्स वाली बुक है, हैंड रिटन नोट्स की जो बुक है मेरी अमेजन पे अवेलेबल है, इस बुक में भी मैंने लिखवा रखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने वहां पे ए और बी करके ये भी लिखवा था कि ये एक दूसरे क्या बनेंगे, है पोजीशन आइसोमर बनेंगे। ठीक, कर लेंगे भाई। नेक्स्ट, इसके बाद लिखना, किसी को लिखना लिख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बोल रहा है, देखना क्या है भाई, यहां पे ये है H3O+, यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो ये कार्बोक्टेन बनेगा पहले, तो यहाँ पे कार्बोक्टेन बनेगा स्टेबल वाला। ठीक, फिर यहाँ पे वाटर आ जाएगा, वाटर OH जुड़ जाएगा वाटर से, तो ये हो गया मेजर। मेजर ही तो पूछा है, तो कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है आपका फर्स्ट इज द आंसर। इजी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी, लॉलीपॉप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। देखो एल्कीन की रिएक्शन जब भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराएंगे ना, कोई भी एल्कीन है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, H+ हो या Cl+ हो, कोई भी हो, तो क्या होता है यहाँ पे ना स्टेबल कार्बोक्टेन बनना चाहिए, यह कार्बोक्टेन बनेगा। ठीक, ये कार्बोक्टेन बनता है, रीअरेंजमेंट वगैरह भी होता है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्टेन हो जाएगी। अब इनमें देखना भाई, यहाँ पे कार्बोक्टेन बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, तो सबसे स्टेबल कौन सा हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 की सबसे ज्यादा, उससे कम 2 की, और उससे कम 3 की। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आंसर इज 1 2 3 फर्स्ट, आंसर इज 1, और ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, which of the compound with molecular formula C5H10 yields acetone on hydrolysis, ओजोनोलिसिस, सॉरी भाई, ओजोनोलिसिस करना अपने को, और क्या बनाना है, ओजोनोलिसिस करके आपको बनाना है एसीटोन, यानी ये बनेगा आपका एसीटोन ऐसे, और अगर एक एसीटोन बनेगा तो ये ऐसे जुड़ा होगा ना, पाई बॉन्ड इसका, ये ऐसे। ठीक, यहां पे बाकी 5 कार्बन का है, तो CH3, इसको ऐसे तोड़ोगे तभी तो ये बनेगा एसीटोन और एसिटाल्डिहाइड। तो आंसर कौन सा आ गया, देख लो, इसका नेम बोल रहा है क्या, 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका आंसर आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। आंसर इज 2, आंसर इज 2, इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओजोनोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। देखो भाई, ये इसका किसके ओजोनोलिसिस से कंपाउंड बना होगा, आपको ये बताना है ना। तो सिंपल सी बात है, काम करो भाई, आप है ना, यहां पे ये दोनों जुड़ेंगे, ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ेगा, और कितनी चेन बनेगी, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसकी नंबरिंग ऐसे कर दूं 1 2 3 4 5, ठीक, ये 5 कार्बन की चेन जुड़ेगी ऐसे। ठीक, और जहां आप डबल बॉन्ड बना रहे हो, फर्स्ट और फिफ्थ पे डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे, 1 2 3 4 5। ये मत बोलो सर नंबरिंग गलत कर दी आपने, मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए सिखा रहा हूं आपको, आईपीसी वाली नंबरिंग नहीं है ये। ठीक, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जुड़ेंगे, उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा ऐसे। ठीक, अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे फिफ्थ में मिथाइल लगा है और किस पे लगा है, थर्ड पे, तो थर्ड कार्बन ये है। अब नंबरिंग बेसिक हटा दो, आप समझ गए हो, ये थर्ड कार्बन और ये आपका फिफ्थ कार्बन। अब देख लो कौन सा है, ऐसे आ जाएगा, चेक करो ये वाला कौन सा आ रहा है, ऐसा है कोई ऑप्शन, ये आपका यहां से अगर देखोगे 1 2 3 4, अब ऐसे नंबरिंग में ऐसे आएगा 1 2 3, नहीं ये, अब ये भी नहीं आ सकता, ये वाला सही है ना, सॉरी इधर से आएगी 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, ये सही है, आंसर इज 3। समझ आया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं, दोबारा बताने में ये है कि आपने ये देख लिया, ये कार्बन और ये कार्बन जोड़ना है, तो उस कार्बन को भाई 5 की चेन बनाओगे, 5 की चेन बना के कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, आपने यहां लगा दिया, तो इसके अकॉर्डिंग अब यहां पे मान लीजिए 5 वाला कार्बन ये है, इस पे मिथाइल लगा था, तो 5 वाला ये है, तो ये तो फर्स्ट वाला होगा ना, उसके अकॉर्डिंग 5 और फर्स्ट वाला तो डबल बॉन्ड से जुड़ा है,
ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड पे था मिथाइल। इतना आसान है, फाइनली चेक कर दो आंसर कौन सा है। ठीक, नेक्स्ट, ये था आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन। ठीक, ये हो गया आपका 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20th, 2,3-dibromobutane can be converted into 2-butane into in a two-step reaction। देखो आपको अगर 2,3-dibromobutane दे रखा है तो इस केस में क्या होता है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, वैसे तो इसमें एंटी एलिमिनेशन होता है। अगर मैं इसको हाइड्रोजन लिख के दिखाऊंगा, ऐसे लिखने चाहिए अपने को, ये H, ये Br, ये H। ठीक, तो पहले क्या उल्टा कर दिया क्या, सही लिख रहा था पहले यार, ये Br और ये H। ठीक, तो पहले अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे तो ये Br जाएगा और ये हाइड्रोजन जाएगा, एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा, CH3 CBr और ये डबल बॉन्ड और ये HCH3। अब दोबारा आपको अगर एंटी एलिमिनेशन कराना है तो अल्कोहलिक KOH के साथ नहीं करा सकते, क्योंकि ये Br जो है ना, ये अब इजीली नहीं निकलेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इस पाई बॉन्ड के साथ इसके लोन पे रेजोनेंस कर रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, और वो होता है NaNH2। इसके साथ हीट करते हैं तो यहां पे क्या होगा, अब ये निकल जाएगा और ये 2-ब्यूटेन बन जाएगा। तो कौन सा यूज किया, अल्कोहलिक KOH एंड NaNH2 इन सीक्वेंस। आंसर 2। इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन, हर बच्चे को आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, देखो RCONA। देखो जब मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा था हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, मैंने क्लास में भी आपको बोला है कि कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन आ सकता है, और टेस्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार एनसीईआरटी से कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको पूरा रिपीट कर देता हूं। देखो, जब हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो क्या होगा, R टाइप एल्केन बनेगी। देखो इसमें R फ्री रेडिकल बनता है और ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के R इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल एल्केन बना लेता है, और साथ में बनती है CO2 गैस। ये दोनों बनेंगे एनोड पे। कहां बनेंगे, एनोड पे। साथ में H2 गैस रिलीज होती है कैथोड पे, और इस रिएक्शन में साथ में बनेगा NaOH, जिसके कारण pH ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब क्या इस रिएक्शन से आप मीथेन बना सकते हैं। मीथेन बनाने के लिए सबसे छोटा सोल्ट ले लो, फॉर्मिक एसिड का सोल्ट, ये आपने लिया। यहां पे जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस करना है, तो देखो यहां पे H फ्री रेडिकल बनेगा ना, यहां से जैसे वहां R फ्री रेडिकल बना, तो H फ्री रेडिकल के साथ मिलके तो H2 बनाएगा। इसलिए क्या होगा, एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों पे क्या हो जाएगी, आपकी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए आप इस रिएक्शन से CH4 मीथेन नहीं बना सकते हैं। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो ये एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन है जो नीट 2026 में आ सकता है। लिख लो डॉक्टर अपना नेम, नीट 2026 एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन था, आंसर 1 आया। इजी है, कुछ लिखना तो लिख सकते हो। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो इस पेज से आपका हो जाएगा। फिर से रिपीट करूं, ठीक। अब देखो एनसीईआरटी में कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस दिया गया है हाइड्रोकार्बन में, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। नीट 2026 में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। देखो क्या करते हैं कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में, जब हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आर टाइप यानी इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग सिमेट्रिकल एल्केन बनेगी एनोड पे। एनोड पे साथ में CO2 गैस रिलीज होती है और कैथोड पे H2, और इस सॉल्यूशन में NaOH बनेगा जिसके कारण pH बढ़ती है। इस रिएक्शन की सबसे खास बात क्या है, इससे आप मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन क्यों नहीं बना सकते, अगर आपने सबसे छोटा सोल्ट ले लिया यानी फॉर्मिक एसिड का सोल्ट ले लिया और उसका एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या होगा, यहाँ पे ना R फ्री रेडिकल बनता है इस रिएक्शन में, और इस R फ्री रेडिकल से ही ये RR टाइप एल्केन बनती है। तो फॉर्मिक एसिड के सोल्ट में यहाँ क्या बनेगा, H फ्री रेडिकल, और H फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के तो H2 बनाएगा। तो एनोड पे भी H2 रिलीज हो जाएगी और कैथोड पे भी H2 गैस रिलीज हो जाएगी।
तो इसलिए कभी भी इससे मीथेन नहीं बना जा सकता। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी में लिखा है। किसी को कुछ भी नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22nd. Upon heating with acidic KMnO4, an organic compound produces hexane 1,6-dioic acid as the major product. The starting compound is, देखो अगर कोई कंपाउंड क्या कर रहा है KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड बना रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि जो आपका ना फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन इनमें डबल बॉन्ड रहा है, ठीक। और डबल बॉन्ड कैसे रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा। जैसे ओजोनोलिसिस करो तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, यहां O और यहां O, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आता है तो ये 1,6-डाइएल बनता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में या KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड किस में बदल जाता है, एसिड में, ठीक। तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का एग्जांपल है, या यूं बोल दो KMnO4H+ के साथ ऑक्सीडेशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, साइक्लोहेक्सिन। आंसर इज 2। कर लेंगे भाई, 20 सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इजी क्वेश्चन था ये भी, करा हुआ को देखा हुआ क्वेश्चन हो तो इजी होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट इथाइलिन टू इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन होता है इथीन, और इथीन से बनाना है आपको इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इसमें क्या यूज किया जाए, याद करो क्या यूज करते हैं, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, या बोल दो बेयर्स रिजेंट 1% एल्केलाइन KMnO4 भी लिख देता है, ठीक। दिस इज नोन एज बेयर्स रिजेंट, याद है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में यूज होता है। बेयर्स रिजेंट अपना जो क्या है पिंक कलर छोड़ देता है और इसमें ब्राउन पीपीटी बन जाती है MnO2 की। MnO2 की ये सॉलिड बनता है ब्राउन पीपीटी, है ना। ये मैंने आपको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में भी कराया है। तो कौन सा आंसर आ गया, और पहला ही आंसर है कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस अल्कलाइन KMnO4। आंसर इज फर्स्ट, ठीक। आंसर इज फर्स्ट, ठीक। और ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HBr दे रखा है एक्सेस में, तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये हो जाएगा CH3, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br will be attached to that carbon which has more number of hydrogen। इसके जुड़ जाएगा ना ये ऐसे, सॉरी, which has less number of hydrogen, which has less number of hydrogen, मार्कोनिको में जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, ये बन गया। फिर एक बार और आपको HBr ऐड करना है, फिर अगेन Br वहीं जाएगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। या वैसे भी देख लो, ये जब +M का काम करेगा ये पाई बॉन्ड इधर नहीं टूटेगा, और पाई बॉन्ड अगर इधर टूटेगा तो ये Br और यहां भी Br आ जाएगा, और ये CH3 2 डाइब्रोमोप्रोपेन। आंसर इज 2। नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, अब दोबारा तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आपने क्या किया, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, ये बढ़िया क्वेश्चन है। केयर टेस्ट का 25th क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे इसने फिनाइल लगा रखा है, और ये ब्रोमो, और यहाँ भी ब्रोमो। क्या बोल रहा है, इसकी रिएक्शन कराई पहले एल्कोहलिक KOH के साथ और फिर NaNH2 के साथ। तो आप ये बात तो समझते हो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा ना, यहां से दोनों निकल जाएंगे Br, ठीक। और दोनों ये निकल जाएंगे तो यहाँ फिनाइल ऐसे रह गया। अब इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, HgSO4, HgSO4 डाइल्यूट नहीं H2SO4, ये दो बार इसने HgSO4 लिख रखा है, यहाँ पे H2SO4 आएगा। HgSO4 इन डाइल्यूट H2SO4 के साथ पहले ये रिएक्शन कराई, ठीक। तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको पता क्या होता है, ये आपका हाइड्रेशन होगा, एसिडिक हाइड्रेशन। HgSO4 सिर्फ कैटालिस्ट का काम कर रहा है। फिर एसिडिक हाइड्रोजन होने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ आपका ना इनोल फॉर्म है ये, तो इनोल से कीटो बन जाएगी, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और ये फिनाइल के ऊपर अगर आप इसको यहाँ भी इसको वैसे ही दिखा दो, ये फिनाइल ही दिखा दो, ठीक। अब बार बार इसको ना छुपाओ मत, फिनाइल को ऐसे दिखाओ, ये फिनाइल, इसके ऊपर ये COCH3 आ जाएगा, सही है ना, इनोल फॉर्म से। अब सेकंड स्टेप में बोल रहा है HNO3 H2SO4,
ये सेकंड स्टेप है। अब इसमें क्या होगा, ये माइनस है में मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 ग्रुप कहां आएगा, मेटा पे आएगा ना भाई, मेटा पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो बताओ, इसने x और y पूछा है, तो ये तो था आपका x और ये आपका y फाइनल। तो आंसर कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये आ गया, ये तो आंसर इज 1, आंसर इज 1। गुड क्वेश्चन है और ये मीडियम क्वेश्चन है, लगभग मतलब 2-3 स्टेप जिसमें आ गए वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाता है। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, इसमें कुछ नोट करना तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वाया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन वुड बी, भाई ये है आपका 1 ब्यूटाइन, ये देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करोगे ना HgSO4 + H2SO4, देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और मार्कोनी को रूल फॉलो करती है। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OH विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा OH। और फिर जब ये दोनों क्या करेंगे, जब ये कीटोन ऑल्टोटोमेरिज्म करेंगे तो ये बन जाएगा। आंसर कौन सा आया, पहला, आंसर इज फर्स्ट। ये इजी क्वेश्चन है, मीडियम है या टफ है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 2 पेंटाइन ऑन रिएक्शन विद 1 मोल ऑफ Br2 in CCl4। 2 पेंटाइन है, पेंट 2 आइन है और इसकी रिएक्शन करा रहा है किसके साथ, पेंट 2 आइन, ऐसे लिखेंगे सॉरी, ये पेंट 2 आइन है, पेंट 2 आइन है ना, इसकी Br2 CCl4 के साथ, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, Br2 ऐड कर दो ना, एंटी एडिशन हो जाएगा इस पे, यानी ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटा, एक Br इस साइड से, दूसरा Br इस साइड से, क्या हो गया एंटी एडिशन से, ये बन गया ट्रांस 2,3 डाइब्रोमो पेंट 2 इन, आंसर इज 2, आंसर 2। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, रिडक्शन ऑफ 2 हेक्साइन विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 प्रीडोमिनेंटली गिव्स। देखो अगर आपको ये दे दिया जाए, 2 हेक्साइन दिया ना इसने, ये है 2 हेक्साइन, ठीक। अब इसका H2PDBSO4, ये आपको पता ना रोजनमंड रिडक्शन है, सिस हाइड्रोजनेशन होगा, है ना, सिस हाइड्रोजनेशन होगा तो सिस एल्कीन ही बनेगा, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, CH3 CH2 CH2, ये C डबल बॉन्ड CH3 और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे, ठीक। तो सिस 2 हेक्सिन बन जाएगा, आंसर इज 1, आंसर इज 1, ठीक। और ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, alkyne C7H12 when treated reacted with KMnO4 by acidification with HCl gives a alkaline KMnO4 के बाद HCl डाल दिया, gives a mixture of these acid, the alkyne C7H12 is। देखो इसमें 4 कार्बन है और 4 कार्बन पता कैसे, ये वाला कार्बन ऐसे देखो, ये ऐसे है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और ये COOH, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा किसके साथ, इस कार्बन के साथ, और फिर इसके CH2 CH3 लगा और इसकी करी उसने KMnO4 के साथ रिएक्शन, है ना, OH माइनस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, पहले इसको एसिड बना देगा, और एसिड अगर बना देगा ना, तो एसिड बनाने के बाद यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी दोनों एसिड की, ठीक। ये होता है ऑक्सीडेशन, बना दिया। अब आप इसमें H+ डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो, है ना, अब HCl डाल दिया तो अब इसका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ये रिएक्शन हुई है, ये थी आपकी रिएक्शन, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये, अच्छा रिएक्टेंट पूछा ना उसने सिर्फ, तो ये था आपका नंबरिंग, इधर से करो या उधर से करोगे 1 2 3 पे आया, इधर से भी 1 2 3 पे आया, और यहाँ पे इधर से 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 मिथाइल, ये क्या आपका 6 कार्बन का है, हेक्स 3 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, आंसर इज 3, आंसर इज 3। इजी या मीडियम, यानी फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्रोपाइन व्हेन पासिस थ्रू ए हॉट आयरन ट्यूब इज। देखो ये है आपका ब्यूटाइन। अगर आप ये पास करते हो ना रेड हॉट आयरन ट्यूब में, कितने पे, 873 केल्विन पे, इसके 3 मोल ले लो, तो 3 मोल ले लोगे तो ये तो बनाएगा सिर्फ बेंजीन। ठीक है। अब अगर आप यहां पे 1 प्रोपाइन ले लो और 2 मोल आप यहां पे एसिटाइलिन ले लो, सेम कंडीशन में रेड हॉट आयरन ट्यूब में, ये बनाएगा आपका टोलिन। अब सोचो आप तीनों मोल प्रोपाइन के ले लो, तो तीनों मोल प्रोपाइन के लोगे तो ये जुड़ते चलेंगे ऐसे। ये पाई बॉन्ड तो क्या करेंगे ऐसे, ये 3 पाई बॉन्ड बना लेंगे। एक मिथाइल यहां आएगा, फिर नेक्स्ट मिथाइल यहां से, ये हो गया ना एक ग्रुप ये हो गया ऐसे, और फिर एक यहां पे इनको ऐसे एक यहां लग जाएगा। देखो एक प्रोपाइन तो ये रही, एक प्रोपाइन ये रही और एक प्रोपाइन ये रही, ऐसे जुड़ गई है। ठीक, तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम भी होता है मेसिटाइलिन। और आंसर में कौन सा दे रखा है, मेसिटाइलिन दे रखा है। आंसर इज 4। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्लास में ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं आपको, आपके नोट्स में इसमें सब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following reagents will be able to distinguish between ये 10 ब्यूटाइन नहीं है, 1 ब्यूटाइन है ना, टाइपिंग मिस्टेक, 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। भाई 1 ब्यूटाइन जो होता है ये 1 ब्यूटाइन है और ये है आपका 2 ब्यूटाइन। अगर आप इसकी रिएक्शन कराओगे NaNH2 के साथ तो ये तो एसिड है और ये बेस, एसिड बेस सोल्ट, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ऐसे, ये देखो ये बन जाएगा सोडियम एल्काइनाइड। और इसकी NaNH2 के साथ कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा। तो किससे सेपरेट कर सकते हो आप दोनों को, NaNH2 से। बोला सर O2Br2HCl, ये तो एल्काइन के साथ, एल्काइन 1 एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है या नॉन टर्मिनल, दोनों के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, O2भी, Br2भी, HCl भी। लेकिन सोडामाइड क्या है, ये आपके टर्मिनल एल्काइन के साथ एसिड बेस रिएक्शन देता है और नॉन टर्मिनल एल्काइन का यहाँ पे सोडा एसिड बेस रिएक्शन नहीं देता। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देगा, किस में, ये रिड्यूस कर देगा आपके ट्रांस 2 ब्यूटेन में। ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हुई। ठीक, तो ये डिफरेंस है। आंसर इज 3। आंसर इज 3। इजी क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, क्लास नोट्स में आपको करा रखा है। इस क्लास नोट्स में चेक करना आप, एल्काइन वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट पेज पे चेक करना। ठीक, लास्ट पेज पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ HBr विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटा 1,3 डाई इन एट 40 डिग्री सेल्सियस गिव्स प्रेडोमिनेटली। देखो अगर आपने क्या ले रखा है, ब्यूटा 1,3 डाई इन ले रखा है, जब आप इसकी HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे करते हैं 1 2 3 4, इसमें 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। देखो यहां पे है ना, ये बन गया मान लीजिए, और ये ऐसे है ना, ये रेजोनेंस भी करेगा, है ना। अब इस पे भी Br ऐड हो सकता है, उस पे भी Br ऐड हो सकता है, तो इन दोनों पे Br ऐड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों देखो ऐसा हो जाएगा ना कि भाई ये पाई बॉन्ड जो है यहां भी था, मतलब हर जगह ही पाई बॉन्ड था। इसको आप छोड़ो, आप सीधा प्रोडक्ट बना दो, दोनों में ही एडिशन हो सकता है और इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये बनता है आपका, जहां पे सेकंड कार्बन पे एडिशन हुआ 1-2 एडिशन, और एक ये बन जाता है। ठीक, ये बनता है -20 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, लो टेम्परेचर पे, और इसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ये बनता है 1-4 एडिशन, ये 1-2 एडिशन था, 1-2 एडिशन, और ये है आपका 1-4 एडिशन। ये होता है हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर लाइक 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, +40 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इस टाइप से, और ये था थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक, अब इसने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो मेजर तो ये बनाना आपका 40 डिग्री में, तो ठीक, मेन प्रोडक्ट ये बनेगा।
और मेन प्रोडक्ट ये बनेगा, तो इसने नाम दे रखा है, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन। बताओ कौन सा आंसर है? 1 ब्रोमोब्यूट 2 इन अंडर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कंडीशन। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर 2। मीडियम मतलब सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हो आप। ठीक, कुछ नोट करना कर लो, ये क्लास नोट्स में भी करा रखा है, इससे भी अच्छा क्वेश्चन करा रखा है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं, तो पहला क्वेश्चन है इस क्लास नोट्स में। मैंने आपको जेईई मेंस और आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, चेक करना आप। ठीक, ये तो हल्का क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट इसके बाद आता है 33rd क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेंजीन इज नॉट ट्रू? भाई, इट फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। बिल्कुल सही है, 6 के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं, तो जैसे अगर आप उसका क्लोरीनेशन कराओ तो एक ही तो प्रोडक्ट बनता है, सीधा डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन। ठीक, नेक्स्ट, इट फॉर्म्स 2 आइसोमर ऑफ 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन के क्या बोल रहा है? इट फॉर्म्स 2 आइसोमर। ये बात गलत है, क्योंकि अब यहां पे 1,2 हो गया एक तो, और एक क्या हो सकता है? 1,3 भी तो हो सकता है, ऐसे ये 1,3 भी हो सकता है, और एक आपका 1,4 भी तो हो सकता है। ठीक, ये तो आपके 3 आइसोमर हो गए, तो 3 आइसोमर बनेंगे ना के 2। इसमें 2 लिख रखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज लेस देन द थियोरेटिकल वैल्यू। यस, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ज्यादा स्टेबल होता है उसका हाइड्रोजनेशन मुश्किल होगा, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी। तो ये क्या है? सही स्टेटमेंट है। इट डज नॉट डिकलराइज बेयर्स रीजेंट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इसमें भले ही अनसैचुरेशन है, पाई बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, फिर भी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। जैसे Br2 वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा, यहाँ पे ये बेयर्स रीजेंट के साथ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता। ठीक, क्यों? क्योंकि ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज नहीं करना चाहता, ये रिएक्ट नहीं करना चाहता। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसने पूछा नॉट ट्रू, आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। इजी क्वेश्चन है ये, सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, सेकंड या थर्ड, मतलब सेकंड अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? पहला, बेंजीन। बेंजीन तो साफ एरोमेटिक है भाई, इसमें क्या डाउट है? दूसरा, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन। ये देखो, ये साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोपेंटी पेंटा डाई इन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दो, दिस इज साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटायन। ठीक, अब इसमें यहां पे 4n इज इक्वल टू 4 आ रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, ना कि एरोमेटिक। ठीक, क्योंकि एरोमेटिक तो वो होता है जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 6, 10 है ना, 14 इवन है, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। और जिसमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है और 4 से डिविजिबल है, वो एंटी एरोमेटिक होता है। तीसरा बना रखा प्रोपेनाइल कैटायन, ये साइक्लोप्रोपिन है और ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 4n + 2 = 2 वाला रूल, n = 0, ये एरोमेटिक हो गया। ठीक, नेक्स्ट, ट्रोपोलियम आयन, ये आपके एनसीईआरटी में है, 7 कार्बन का है, इसमें 3 पाई बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसमें 4n + 2 = 6 आया, तो n = 1 आएगा, ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कौन सा नहीं है? सेकंड वाला नहीं है। आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन है, आराम से कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इन ड्राई ईथर गिव्स बाइफिनाइल। अरे भाई साहब, क्या क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है सोडियम ड्राई ईथर के साथ, क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल, बाइफिनाइल बन जाएगा। दिस इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। और अगर आप क्लोरोबेंजीन की अल्काइल क्लोराइड के साथ करा दे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, तो अल्काइल बेंजीन बनता है, दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन आपके हेलो एल्केन हेलो एरिन में आती है, गैटरमैन रिएक्शन भी उसी में आएगी, और ये मेनली आपके अमाइंस की चैप्टर है, ये आगे के चैप्टर में आ जाएगी। और वुड्स फिटिक लिखना चाहो तो इसमें RX की रिएक्शन करा दो हेलो बेंजीन के साथ सोडियम ड्राई ईथर, ये बन जाएगा आपका अल्काइल बेंजीन। ठीक, आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन, लॉलीपॉप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
बेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग आइदर बेंजोइक एसिड विद X और फिनोल विद Y, X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली। बेंजीन, एक तो बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराओ, किसके साथ कराए ताकि आपका क्या बन जाए, बेंजीन। भाई एसिड से आपको सीधा हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो सीधी सी बात है उसका डीकार्बोक्सिलेशन करो सोडा लाइम की प्रेजेंस में हीट करके, और ये लेते हैं 3:1 के रेशियो में, तो ये तो हो गया आपका X। दूसरा बोल रहा है फिनोल से ना, फिनोल की Y के साथ कराओ। Y क्या है, यहां पे जिंक डस्ट के साथ हीट कर दो, ये आपका Y हो गया। तो अब बताओ कौन सा आंसर है, सोडा लाइम एंड जिंक डस्ट रिस्पेक्टिवली। आंसर इज 2। ये गुड क्वेश्चन है, इजी भी है, गुड क्वेश्चन। मतलब ऐसे इजी क्वेश्चन बीच बीच में कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन द रिएक्शन बिलो X इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। भाई फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये एसिडिक एच कंटेनिंग सब्सटेंस है, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सीधा क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बेंजीन बन जाएगा। आंसर इज फर्स्ट। बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन था, 37 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ये बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन में। देखो अगर आप बेंजीन के, ये इथाइल बेंजीन है भाई, इथाइल बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, CH3 CH CH3 CH2 Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये Cl बाहर जाएगा, कार्बोक्टेन बनेगा, और कार्बोक्टेन बनेगा तो पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराना होता है, तो ये रीअरेंजमेंट कराओगे, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन बनेगा, ये बेंजीन अब इस पे अटैक करेगा, और ये क्या है, इथाइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो ऑर्थो पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, इसलिए मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या लगेगा, पैरा पे, ये देखो ये लग गया टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, यहां लग जाएगा। आंसर कौन सा आया, फर्स्ट आ गया। आंसर इज 1। इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा। ठीक, 38 हो गया। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन। Which of the following is the most reactive towards electrophilic reagent? देखो जो ESR रिएक्शन होती है ना, ESR भाई बेंजीन जो है, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव ESR देते हैं। रेट ऑफ ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब देखो ये प्लस H है, अब यहाँ पे ये भी मतलब प्लस H का ही काम करेगा वैसे तो, ठीक, लेकिन ये OH ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी सही। ये प्लस H और ये प्लस M, ये प्लस H ये प्लस M, ये प्लस H ये प्लस M, तो 2 3 4 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अब जो यहाँ पे ना, इनमें सबसे पहले आप प्लस M से सोल्व करोगे। प्लस M यहाँ OR है, यहाँ OH और यहाँ पे NHCH3, तो प्लस M पावर की अगर बात करें सबसे ज्यादा होती है OH की, उससे कम होती है OR की, और उससे भी कम होती है NHCONH3 की, क्योंकि ये इस तरफ CO के साथ भी बिजी है। ठीक, तो OH कहां है, तीसरे में, तो रेट ऑफ ESR सबसे ज्यादा तीसरे का, उससे कम दूसरे का, उससे कम चौथे का, और पहले का तो रेट ऑफ ESR सबसे कम हो जाएगा। तो पूछा क्या था, मोस्ट रिएक्टिव। आंसर इज 3। ये हो गया आपका 39th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इजिली। भाई नाइट्रोबेंजीन, जैसे नाइट्रोबेंजीन है और या आपका बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रोबेंजीन है और बेंजोइक एसिड, ये तीन पूछे जाते हैं जल्दी आपसे। ये FCR रिएक्शन नहीं देते, ये FCR रिएक्शन नहीं देते ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा, NO2 CHO और COOH। तो जहां पे है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना, वहां पे FCR की रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट नो 0 हो जाती है। ठीक, तो रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए दे आर यूज्ड एज सोलवेंट इन FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, इनमें स्ट्रॉन्ग -M ग्रुप होने के कारण ये रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को काफी कम कर देते हैं, और फिर ये FCR रिएक्शन नहीं हो पाती, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का सोलवेंट का काम कर सकते हैं। तो आंसर क्या आया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट
क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द खालिसन पोजीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया है, और एनसीईआरटी की लाइन से लिया गया इस पैटर्न का क्वेश्चन आज तक नीट एग्जाम में नहीं आया है। तो आप क्या लिखेंगे, नीट 2026 में आ सकता है, और इस क्वेश्चन पे आप लिख लेंगे डॉक्टर और अपना नेम। तो कैसे सोल्व करना है इसको, देखो वो बोल रहा है क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टिव देन बेंजीन, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। अगर हम बात करें हैलोजेंस की, हैलोजेंस जब रेजोनेंस में होते हैं, हैलोजेंस जब रेजोनेंस में होते हैं तो क्या करते हैं भाई, वो प्लस m का काम भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी काम करते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी चाहिए होती है, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी वो रिएक्टिविटी को कम करेंगे। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बेंजीन से कम हो जाएगी। लेकिन जब प्रोडक्ट चाहिए होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, यानी वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाएंगे, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो इसमें क्या लिखोगे, नेक्स्ट जो इसने बोला है एंड डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो क्या आया, लेस रिएक्टिव है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। आंसर 2। वेरी गुड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन से लिखा गया क्वेश्चन है, नीट 2026 में आ सकता है। और जब आएगा तो मैं बोलूंगा फिर देखो केयर टेस्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट से एज इट इज क्वेश्चन आया, मैंने लिखा भी था नीट 2026 में आ सकता है। हे एग्जामिनर ऐसे इजी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछो भाई, सारे टफ थोड़े पूछने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट 42nd, इन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन द टर्मिनेशन स्टेप इज आर। टर्मिनेशन स्टेप बता दें, देखो मीथेन है, मीथेन का जब आप क्लोरिनेशन करते हैं ना इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाता है मिथाइल क्लोराइड और HCl बनता है। देखो इसका अगर आप बात करें, सबसे पहले होता है इनिशिएशन स्टेप। 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले जो Cl है ना, इसका फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ठीक, ये Cl फ्री रेडिकल के रूप में टूट जाएगा स्टार्टिंग में। फिर प्रोपागेशन स्टेप आता है। प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है, प्रोपागेशन स्टेप में ये जो है ना मिथाइल, ये जो मीथेन का हाइड्रोजन है और Cl है, ये आपस में यहाँ पे इसके बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देगा। तो यहां बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल और इसका HCl के साथ चला जाएगा, ये HCl बन गया। और फिर इसके बाद क्या होता है, मिथाइल रेडिकल जो है वो दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल पे अटैक करता है और इसको फ्री रेडिकल में तोड़ के मिथाइल क्लोराइड बना लेगा, और जो Cl फ्री रेडिकल बनेगा ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब प्रोपागेशन के बाद आता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप का मतलब ये होता है जितने भी रेडिकल बने हैं वो आपस में वापस से आपस में कंबाइन कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बना, एक तो Cl फ्री रेडिकल बना, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना। तो पॉसिबिलिटी क्या है, Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए, Cl2 बन जाए, CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो क्या बन जाए, इथेन बन जाए, और CH3 Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ के मिथाइल क्लोराइड बना ले। तो ये सारी पॉसिबिलिटी इसमें आ जाती है। तो ये हो गया आपका टर्मिनेशन स्टेप, और ये सारे ही लिखे हैं, देखो ऑल आर करेक्ट, आंसर इज 4। ठीक, इजी क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2026। ये भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो FR/SR से एग्जाम में पूछ सकता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मैं नीट 2024 लिख दिया, नीट 2026 आएगा। ठीक, तो नीट 2026 में क्वेश्चन आने के चांसेस है, कर देंगे। नेक्स्ट 43rd, अब इसमें देखो, इसमें क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। देखो पहली रिएक्शन में अगर हम बात करें, ये Cl जाएगा तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा, और ये रीअरेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH प्लस। ठीक, बेंजीन इस पे अटैक करेगा तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा ही बनेगा। बन गया, क्यूमीन बन गया ना। नेक्स्ट, अब इसमें H2SO4 जब ये H प्लस पे अटैक करता है ना, ये H प्लस पे अटैक करता है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, ये आइसोप्रोपाइल केटाइन बना है। तो अब बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा ही बनेगा। ठीक, फिर इसमें देखो ये H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा, OH निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन फिर इस पे अटैक करेगा तो ये भी क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। फिर ये तो सीधा ही Cl निकलेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा तो बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो सीधा आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। ऑल ऑफ द 4 अबव, ऑल द 4 अबव, आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है ना, सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं। ठीक,
अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 44 असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। प्रोपिन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड टू यील्ड 2 ब्रोमोप्रोपिन। देखो प्रोपिन की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड ये होता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, ठीक, ये होता है यील्ड 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करो, ये FR-AR होगी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्कोनी को लगेगा और मेजर प्रोडक्ट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये मेजर बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट रीजन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड द रिएक्शन अकर्स थ्रू ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। नहीं भाई, फ्री रेडिकल के थ्रू बनती है, तो असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। उसने बोला 2 ब्रोमोप्रोपेन, मेजर बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। बोथ आर रॉन्ग, आंसर इज 4। इजी क्वेश्चन है, पहले अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन। असर्शन देखो, द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस एन अल्काइल और असाइल ग्रुप इन द बेंजीन न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है, जो बेंजीन है, बेंजीन जो है, बेंजीन के ऊपर अगर आपको अल्काइलेशन करना है या असाइलेशन करना है, RX की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। FCR है ये एल्काइलेशन। और अगर CH3COCl ले लोगे या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये हो जाएगा एसाइलेशन। ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही है पहला तो। नेक्स्ट, बेंजीन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर द फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। नहीं, अगर बेंजीन को आपने एज ए सॉल्वेंट यूज कर दिया तो बेंजीन रिएक्ट नहीं करने लग जाएगा, बेंजीन खुद ही रिएक्ट कर जाएगा फिर आपके ब्रोमीन के साथ। तो इसमें ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं जो बेंजीन के साथ रिएक्ट ना कर, मतलब जो आपके रिएक्टेंट के साथ रीजेंट के साथ रिएक्ट ना करे। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देते, आपका नाइट्रोबेंजीन नहीं देता, या इसके अलावा बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, उनको हम एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। बेंजीन को, टोलिन को, जाइलिन को, फिनोल को एटसेट्रा, इनको एज ए सॉल्वेंट यूज नहीं करते। तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर 3, आंसर 3। ये भी इजी क्वेश्चन था, ठीक है भाई। तो ये थे आज के आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन। देखो आज का बहुत आसान था टेस्ट, क्योंकि देखो आपने खुद ने देखा, मैंने बीच में 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया और नॉन स्टॉप एक बार में कर दिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेपर आसान था। और पेपर आसान था तो आप सबके मार्क्स भी 160 प्लस आने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सबके 150, 160, 170 मार्क्स आए होंगे, क्योंकि इजी सा पेपर था और जल्दी भी हो गया होगा। आपने तो आधे घंटे में कर लिया होगा, मैंने तो समझाया आपको, फिर भी टाइम लग जाता है, ठीक। तो कई बार ऐसे ऐसे इजी पेपर आपको इसलिए बीच में दिए जाते हैं कि आप कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी मिस्टेक करते हैं। तो मैं हर टाइप की जो मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल, सिली मिस्टेक, ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां करना, वो सारी टेस्ट के थ्रू करा रहा हूं। अब जैसे आप देखेंगे आपका GOC2 का बहुत अच्छा टेस्ट था, अब मैंने हाइड्रोकार्बन का इतना आसान कर दिया, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो ऐसे फ्लक्चुएशन एग्जामिनर भी हर साल करता है, तो सारे टाइप की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको केयर टेस्ट में ये वेरी करता रहता हूं, ठीक। तो उम्मीद है आप इस वेरिएशन से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और इसको इंप्लीमेंट करके पेपर में अच्छे मार्क्स लाएंगे, ठीक। ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो। और जो बच्चों के पास ये बुक नहीं है, आप अमेजन से ये बुक मेरी ऑर्डर कर सकते हैं। सर्च करना केमिस्ट्री बुक्स बाय सुनील नैन सर, ये बुक्स आपको अमेजन पे मिल जाएगी। इन बुक में जहां पे भी ब्लू पेन चल रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएगा वो आपके इन बुक से हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरी NCERT कवर करा रखी है, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।